हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनको भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, ये वीडियो देख लें, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक एक परमानेंट एडजस्टमेंट है। आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। इसकी दो इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैक क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सो दिस इज एसेट्स फॉर द बिजनेस। सो सेकेंड इफेक्ट इसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी। ठीक है, एसेट साइड आप एसेट्स के सेकेंड कॉलम में यहाँ पे अमाउंट आप लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट दी है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो आपको जो अमाउंट कम रहेगी वो लिखना है। इफ़ टू अमाउंट्स आर गिवन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट द लेसर अमाउंट। जो अमाउंट कम है वो आपको लिखनी है। और दो इफेक्ट आप याद ही रखिए, ये परमानेंट एडजस्टमेंट है, कंपलसरी आपके क्वेश्चन में रह गए। इसके बगैर फाइनल अकाउंट का सम ही नहीं बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट, बैक क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और दो अमाउंट रहेगी आपके पास, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो जो अमाउंट कम है वो आपको लिखना है। ठीक है। देन द सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि एक्सपेंसेस ड्यू हो गई बट आपने पे नहीं किया है। खर्चा हो गया है लेकिन पे करना बाकी है। तो एग्जांपल के लिए हम सैलरीज़ लेते हैं। सैलरीज़ आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी का अमाउंट 10,000 दिया है और एडजस्टमेंट दिया है कि 2,000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 12,000। 10,000 आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। सो 10,000 पेड है, 2,000 इज पेएबल। So total amount of salary is 12,000. That 12,000 we will write in the second column of profit and loss account. And since it is payable, ये पे करना बाकी है, so ये आपके liability है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा 2,000 रुपीज़, लाइबिलिटी साइड सेकेंड कॉलम में। ठीक है। और एनी एक्सपेंस कैन बी आउटस्टैंडिंग, नेसेसरी नहीं है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगा। इफ़ रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग तो आप रेंट में ऐड करोगे। जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगी उसमें ऐड होगा फर्स्ट इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है। देन द थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आने वाले पीरियड का एक्सपेंसेस भी आपने एडवांस में पे कर दिया है। एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेंट लिया है। रेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो, फर्स्ट कॉलम में लिखना है आपको। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, तो यू हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ रेंट इन द फर्स्ट कॉलम विच इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दी रहेगी, मान लीजिए 10,000 दिया है, तो वो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। और आपके एडजस्टमेंट में बोला है कि रेंट इज़ पेड इन एडवांस अप टू ₹2,000। 2,000 रुपये रेंट आपने एडवांस पे किया है। तो आप 10,000 से 2,000 माइनस करोगे और आपके आउटर कॉलम में आएगा 8,000। ठीक है, ये एज्यूम्ड अमाउंट ले रहा हूँ मैं 10,000। जो भी अमाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में रहेगी वो आपको यहाँ लिखना है। और एडजस्टमेंट में जितना प्रीपेड या एडवांस दिया है वो आप यहाँ लिखोगे, लेस करके आप अमाउंट सेकेंड कॉलम में लिखोगे। और प्रीपेड रेंट ये एसेट्स है आपका, एडवांस में आपने पे किया, आपको नेक्स्ट ईयर पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रीपेड रेंट आप बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड इन सेकेंड कॉलम। डायरेक्टली आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है, किसी में प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस एंड सेकेंड बैलेंस शीट एसेट साइड। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट इज़ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी एसेट्स हो, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे इसकी वैल्यू कम कम होते जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मशीनरी लिया है। मशीनरी आप लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। मशीनरी का अमाउंट मान लीजिए 1 लाख है, तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 1 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। सो 1 लाख का 5% इज़ 5,000। तो आप फर्स्ट कॉलम में 1 लाख लिखोगे और उसमें से 5,000 लेस डेप्रिशिएशन लिखोगे, और आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आएगा 95,000। आप 95,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और वो 5,000 जो डेप्रिशिएशन है वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो उसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, सेकेंड कॉलम में 5,000। ठीक है। जितना भी डेप्रिशिएट किया वो आपके लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आता है, इनकम क्रेडिट साइड आती है, बट डेप्रिशिएशन आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप यहाँ लिखोगे। और कोई भी एसेट डेप्रिशिएट हो सकती है। अगर फर्नीचर डेप्रिशिएशन है तो आप सिमिलर वे लिखोगे, फर्नीचर लेस डेप्रिशिएशन, और उसका भी डेप्रिशिएशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैं आपको एक इफेक्ट बता देता हूँ कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का रूल है, गुड्स कम्स इन डेबिट साइड। गुड्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट साइड, एंड इफ गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस देन वी विल क्रेडिट द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे अगर गुड्स बिजनेस से गए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे, गुड्स जा रहे हैं आपके, तो बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। आपने गुड्स बांटे हैं फ्री में, 5000 अमाउंट है सपोज, तो आप यहाँ पे 5000 लिखोगे। और ये एडवर्टाइजमेंट है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैम्पल्स भी लिख सकते हैं आप, और अमाउंट आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है, किसी में प्लस या माइनस नहीं करना है। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट। देन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स टेकन और विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर खुद की यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अगेन इट इज़ रिलेटेड टू गुड्स, सो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, पार्टनर गुड्स लेके गया तो गुड्स गए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप टर्म क्या यूज़ करोगे, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर का नाम, जो क्वेश्चन में पार्टनर का नाम दिया रहेगा वो आप लिखेंगे, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज़। पर्सनल यूज़ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा और जितना अमाउंट का गुड्स विड्रॉ किया रहेगा यहाँ लिखेंगे। अच्छा, पार्टनर फॉर्म से गुड्स लेके गया, सो दिस इज़ ड्राइंग्स। तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल से ड्राइंग लेस होती है, कैपिटल से आप ड्राइंग लेस करोगे और लेस करके अमाउंट सेकेंड कॉलम में आएगी। या यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है तो नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा और नेट लॉस है तो लेस होगा। तो आप याद रखिए, गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होगा, आप लिखेंगे ड्राइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अगेन गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके गोडाउन या शॉप में आग लग गई, आपके गुड्स जल गए, तो अगेन गुड्स से रिलेटेड है। फिर से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फुल अमाउंट मतलब मान लीजिए 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप यहाँ पे 10,000 लिखोगे, यहाँ पे आप 10,000 लिखोगे पूरा अमाउंट। और मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 पे करने के लिए रेडी है, तो आपका लॉस हुआ है 2,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है, बट इंश्योरेंस कंपनी इज़ रेडी टू पे यू 8,000 रुपीज़, सो दैट मीन्स योर लॉस इज़ 2,000। तो नुकसान हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, आप डेबिट साइड लिखोगे टू लॉस बाय फायर, और आप अमाउंट कितना लिखोगे, 2,000 रुपये, क्योंकि लॉस आपका 2,000 ही हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 देगी, तो वो आपके लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 8,000, और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ क्लेम लिखना है, जितना इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए आपके गोडाउन में आग लग गई, शॉप में आग लग गई, आपके 10,000 रुपये के गुड्स जल गए, तो यहाँ आप 10,000 लिखोगे। इंश्योरेंस कंपनी 8,000 देने के लिए तैयार है, तो वो आपके लिए एसेट्स है, तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम 8,000, और आपका नुकसान हुआ है 2,000 रुपये, तो आप यहाँ लिखोगे टू लॉस बाय फायर 2,000 रुपये। जितना नुकसान हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेबिट साइड। ठीक है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था, तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर यहाँ पे 10,000 आएगा। इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर आपकी डायरेक्ट इफेक्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर इंटायर अमाउंट 10,000, यहाँ पे 10,000 आएगा और यहाँ पे 10,000 आएगा। अगर अनइंश्योर्ड गुड्स है, मतलब आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया, तो बैलेंस शीट में आने का कोई चांस नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 रुपये के गुड डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा 10,000 पे कर रही है, तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम 10,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा क्योंकि आपका लॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ गुड्स परचेज की, बट बाय मिस्टेकन हम उसको लिखना भूल गए, छूट गया वो ट्रांजेक्शन हमसे। गुड्स आर परचेज बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो आप परचेजेस, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखते हो टू परचेजेस। मान लीजिए आपकी परचेजेस 1,00,000 रुपये है, तो आप टू परचेजेस फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 1,00,000 रुपये। नीचे एडजस्टमेंट दिया है कि गुड्स ऑफ ₹20,000 वे परचेज बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब आपने 20,000 की गुड्स खरीदी लेकिन आप लिखना भूल गए, तो आपकी टोटल परचेज कितनी हो गई, 1,00,000 ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है, 20,000 का और ख़रीदा और वो लिखना भूल गए, तो आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी टोटल परचेज हो जाएगी 1,20,000।
तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस की फर्स्ट इफेक्ट परचेजेस में ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरा इफेक्ट आप परचेस किससे करते हैं? आप परचेस करते हैं क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर मतलब सप्लायर, जिनसे आप गुड्स खरीदते हैं, जिनको आपको पैसे देने हैं। तो मान लीजिए आपके क्रेडिटर 50,000 हैं और 20,000 रुपये के आपने उनसे गुड्स परचेस किए, तब आप उनको कितना पे करोगे? 70,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस की सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में ऐड होगा। आप लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस, सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 70,000। तो याद रखिए अनरिकॉर्डेड परचेजेस की दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन परचेजेस, क्यों? क्योंकि वो आपकी परचेजेस को बढ़ा रहा है। आपने गुड्स परचेज किए लेकिन लिखना भूल गए, अब आपको याद आया, आप एंट्री करेंगे तो आपकी परचेजेस इंक्रीज़ होगी। प्लस जिस पर्सन से जिनसे आपने ख़रीदा है क्रेडिटर्स, उनका बैलेंस भी ऐड होगा, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड परचेजेस की दो इफेक्ट, ऐड इन परचेजेस एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड इन क्रेडिटर्स, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सिमिलरली अनरिकॉर्डेड सेल्स है, मतलब आपने गुड्स तो बेचे हैं लेकिन आप लिखना भूल गए, तो अभी सेल्स है तो ऑब्वियसली सेल्स में ऐड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखते हैं आप, फर्स्ट कॉलम में आप सेल्स का अमाउंट लिखोगे जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, और नीचे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है, मान लीजिए कि देयर इज़ ए सेल्स ऑफ ₹60,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आप सेल्स में ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड इन सेल्स। एंड सेकेंड इफेक्ट, आप गुड्स किसको बेचते हैं? कस्टमर्स को। कस्टमर मीन्स डेटर्स, तो आप डेटर्स में भी ऐड करोगे, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस भी बढ़ेगा। आपको डेटर्स को अब और ज़्यादा पैसे देने हैं, आपने सेल किए लेकिन लिखना भूल गए, तो डेटर्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड करना है और बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में ऐड करना है। डेटर्स में क्यों ऐड करना है? क्योंकि सेल्स आप डेटर्स को ही करते हैं, कस्टमर्स। डेटर्स मीन्स कस्टमर, तो कस्टमर का बैलेंस भी बढ़ेगा सेल्स से। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी डेटर्स से जल्दी पैसा निकालने के लिए आप उनको डिस्काउंट देते हैं, तो डेटर्स आप बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट साइड। डेटर्स का अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख, तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 1 लाख लेस डिस्काउंट। मान लीजिए डिस्काउंट का अमाउंट 2% है, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको एडजस्टमेंट में दिया है 2000, तो आप यहाँ पे 1 लाख का 2% इज़ 2000, तो 1 लाख में से 2000 लेस करके आप आउटर कॉलम में लिखेंगे 98,000। अच्छा, ये जो 2,000 रुपये डिस्काउंट दिया आपने डेटर्स को, डेटर्स मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, आपने उनको डिस्काउंट दिया, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेबिट साइड। यहाँ आप लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2000, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2000, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपके लिए, ठीक है। देन अच्छा, ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये अगर एडजस्टमेंट आता है और इसके साथ आरडीडी वाला एडजस्टमेंट भी आएगा, तो आरडीडी वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करना और डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करना। डिस्काउंट ऑन डेटर्स सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है। डेटर्स पे और भी अगर एडजस्टमेंट है तो पहले सॉल्व होंगे, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी सॉल्व एट द एंड, मतलब सबसे लास्ट में ये कैलकुलेट होता है, आरडीडी के बाद कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जिससे डिस्काउंट ऑन डेटर्स था वैसे ही डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी आएगा। क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर्स मतलब जिनको आप पैसे देंगे तो वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स 1 लाख है एंड डिस्काउंट इज़ 3% ऑफ 1 लाख इज़ 3,000, तो अब आप उनको कितना दोगे? 1 लाख देना था, 3,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो आप उनको कितना पे करोगे? 97,000, तो यहाँ पे 97 होगा, क्रेडिटर से कम हो गया। अच्छा, ये जो 3,000 कम पे करना है तो आपके लिए इनकम हो गई। इनकम हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस डेबिट में आती है और इनकम क्रेडिट में आती है, तो क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया, सो दिस इज़ योर इनकम। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3,000। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, डेटर्स हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और बैड डेब्ट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, ठीक है। डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है 40,000 और बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है 5,000, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। और मान लीजिए आपको नीचे एक एडजस्टमेंट रहता है कि राइट ऑफ रुपीज़ 2,000 एज ए फर्दर बैड डेब्ट्स। ये जो डेटर्स का अमाउंट है 40,000, मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस में 40,000 दिया है, तो आप बैलेंस शीट में फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि राइट ऑफ रुपीज़ 2,000 एज ए फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब 2,000 रुपये और बैड डेब्ट्स हो गया आपका। तो अब जो 40,000 डेटर्स थे उसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा, अब आपके रिमेनिंग डेटर्स हो गए 38,000, ठीक है। अब वो जो 38 बचे हैं
उसके ऊपर भी आपको 5% डाउट है तो उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन रिमेनिंग डेटर्स, मतलब जो आपके बैड डेट्स माइनस करने के बाद के जो डेटर्स बचे हैं उस पर आपको 5% डाउट है। तो वो 38,000 पे आप 5% कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 1900, और 1900 पे आपको लेस करके आउटर कॉलम में लिखना है 36,100। ठीक है, पहले ये डेटर्स 40,000 आपके ट्रायल बैलेंस में आपको दिया रहेगा। ये फर्दर बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा 2,000। एडजस्टमेंट आएगा कि राइट ऑफ ₹2,000 एज ए फर्दर बैड डेट्स, मतलब 2,000 रुपये आपका बैड डेट्स हो गया। तो 40 में से 2 माइनस करके 38 हो गया। अब जो 38 बचा है उस पर भी आपको डाउट है 5%, तो 38,000 का 5% इज़ 1900, और वो आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आपको लगता है कि ये पैसे आपके नहीं मिलेंगे, तो वो भी आपका लॉस है, वो कम हो रहा है, आपके डेटर्स को कम करेगा, तो माइनस करके आउटर कॉलम में जाएगा 36,100। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ये बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दिया रहेगा 5,000। ठीक है, ये फर्दर बैड डेट्स जो यहाँ पे आपने डेटर से 2,000 रुपये लेस किए हैं, वो फर्दर बैड डेट्स यहाँ आ गया 2,000 रुपये, तो आपके डेटर्स को बढ़ा दिया इसने, सॉरी बैड डेट्स को बढ़ा दिया इसने। आपके ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 5,000 बैड डेट्स था और अब 2,000 बैड डेट्स और हो गए, ये आपको मालूम पड़ा, तो टोटल बैड डेट्स इज 7,000, ये 5 + 2, और 1,900 रुपये डाउटफुल है, नहीं मिलेंगे ऐसा आपको लगता है, तो वो 1,900 रुपये भी आपका लॉस है, तो बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स के साथ ऐड हो जाएगा, और इन तीनों की टोटल हो जाएगी 8,900। तीनों की टोटल हो जाएगी 8,900। ये 5,000 बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया है, 2,000 रुपये आपका फर्दर बैड डेट्स हो गया, और ये 1,900 न्यू आरडीडी, इन तीनों की टोटल 8,900। ये तीनों की टोटल करने के बाद आप लेस करोगे, लेस ओल्ड आरडीडी। ये ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड जो आरडीडी दिया रहता है वो ओल्ड आरडीडी रहता है, और वो आप यहाँ बैड डेट से लेस करेंगे। सो 8,900 से आप 900 लेस करोगे, आउटर कॉलम में 8,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना, फिर 5,000 पे सीधा 1,900 ऐड होगा। फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया रहेगा तो 40,000 पे ही आरडीडी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओल्ड आरडीडी का अमाउंट इन तीनों की टोटल से ज़्यादा है। ये टोटल 8,900 है, उसमें ओल्ड आरडीडी 900 है, तो यहाँ पे तो आपको इजीली डिडक्ट करना पॉसिबल है। आपने आउटर कॉलम में 8,000 लिख दिया, बट इफ़ सपोज ओल्ड आरडीडी इज़ 9,000, फिर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है माइनस करना, अब -100 नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड लिख देना है, बाय ओल्ड आरडीडी 9,000। आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इन तीनों की एडिशन इज़ 8,900 एंड ओल्ड आरडीडी इज़ मोर देन 8,900, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट यहाँ तीनों की टोटल से ज़्यादा है, तो इन दैट केस वी विल राइट द ओल्ड आरडीडी, अमाउंट ऑफ ओल्ड आरडीडी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, ज़रा ध्यान देख के देखना आप। एंड देन लास्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आप बैंक लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, ये आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया रहेगा। सपोज द अमाउंट ऑफ लोन इज़ 1 लाख और उस पर 6% इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 6,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। 6% ऑफ 1 लाख से 6,000, तो आप बैंक को कितना दोगे, 1,06,000 दोगे। तो 1 लाख से आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, उसमें आप इंटरेस्ट ऐड करोगे 6,000, सो टोटल अमाउंट इज़ 1,06,000, और वो जो 6,000 रुपये इंटरेस्ट आप बैंक को पे करोगे वो आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी डेबिट साइड, आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। ठीक है, सिंपल है। बैंक लोन जितना भी रहेगा आपको जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया है उस पर कैलकुलेट करना है और उसमें बैंक लोन का ऐड कर देना है। सेकेंड कॉलम में टोटल आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। एक्सपेंसेस में बार बार बता रहा हूँ, डेबिट साइड आएगी, इनकम क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन कभी कभी वो पीरियड देते हैं, ये ज़रा ध्यान से करना। इंटरेस्ट ऑन लोन नेसेसरी नहीं कि पूरे ईयर का ही कैलकुलेट करना है, कभी कभी 6 मंथ्स का भी कैलकुलेट करना होता है। सपोज लोन आपने बोरो किया है 1 अक्टूबर को, सो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो अगर वो 1 साल का 6,000 है तो 6 मंथ्स का 3,000 हो जाएगा। तो 1 लाख प्लस 3,000 आउटर कॉलम में आएगा 1,03,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। ठीक है, सो दिस वे आई होप आपको समझे होंगे एडजस्टमेंट। ठीक, थैंक यू।